अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, सूरज की पहली किरण के साथ अन्नदाता कार्यक्रम में मैं जहरा शान अपने प्रदेश के सभी किसान भाइयों का स्वागत करती हूं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत से पहले जानते हैं क्या है आज के मुख्य अंश। धान की फसल में नील हरित शैवाल का प्रयोग एवं उसके महत्व पर जानकारी। मूंग की फसल में पौध सुरक्षा उपाय। मूंगफली की फसल में किए जाने वाले समसामयिक शस्य प्रबंधन कार्य। किसान भाइयों, दिनों दिन बढ़ता प्रदूषण और रासायनिक उर्वरकों की बढ़ती कीमत के कारण आज कृषि प्रक्रिया में कई समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ऊपर से भूमि की घट रही उर्वरा शक्ति एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा सही समय पर किसानों के खेतों तक रासायनिक उर्वरक न पहुंच पाना भी एक विकट समस्या के रूप में सामने आ रहा है। इन सारी समस्याओं के समाधान के लिए खासकर धान की फसल में जैविक खाद का प्रयोग एक बेहतर विकल्प है। लेकिन जैविक खादों में कई प्रकार की खादें हैं, जिनमें किसान स्तर पर उपयोगी एवं निर्माण की दृष्टि से नील हरित शैवाल काफी महत्वपूर्ण है। चूँकि इस समय नील हरित शैवाल का उपयोग करने का समय निकल गया है, लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ के वह किसान जो कि रबी मौसम में धान की फसल लेते हैं, उनके लिए इसकी उपयोगिता जानना आवश्यक है। तो किसान भाइयों, यह नील हरित शैवाल है क्या और यह किस प्रकार धान की फसल के लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही किसान भाई इसका उपयोग कैसे करें, इस हेतु हमारे रायपुर के संवाददाता ने संपर्क किया इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक डॉक्टर तापस चौधरी से, जिनकी परिचर्चा प्रस्तुत है कार्यक्रम के इस अंश के माध्यम से। धान के उत्पादन में नील हरित काई एक ऐसी तकनीक आई है जो किसानों के लिए राहत देने वाली खबर है। आखिरकार क्या है ये नील हरित काई पद्धति, इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज डॉक्टर तापस चौधरी हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं कि आखिरकार ये तकनीक होता क्या है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। ये होता क्या है सर, नील हरित काई पद्धति होता क्या है? नील हरित काई एक प्राकृतिक पदार्थ है और जो सामान्य रूप से जो काई आप आसपास के प्रकृति में देखते हो उसी का ही एक प्रकार है और ये विशेष रूप से धान फसल के लिए उपयोगी है, क्योंकि इसकी वृद्धि के लिए पानी और धूप की आवश्यकता होती है। चूँकि धान के खेतों में पानी भरा रहता है तो इसके वृद्धि आसानी से हो जाती है और ये मुख्य रूप से जिन क्षेत्रों में धान का उत्पादन ज़्यादा होता है उन खेतों में देखा जा सकता है। और वस्तुतः ये एक प्रकार के जैव उर्वरक है और जो धान की खेती में नाइट्रोजन प्रदाय करने के लिए उपयोग किया जाता है। सर, हमारे किसान भाई इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उपयोग की विधि ही मेन होती है कि किस तरह से उपयोग किया जाए ताकि इसका लाभ लिया जा सके। तो किसान भाई हमारे उपयोग कैसे कर सकते हैं इस पद्धति का? ये
नील हरित काई सामान्य रूप से जो है इसका दो तरह से कल्चर मिलता है। एक मातृ कल्चर कहते हैं इसको, या मदर कल्चर के नाम से जाना जाता है, जिसका उपयोग किसान अपने घर में खुद इसको उत्पादन करने के लिए करता है। मतलब यदि किसान चाहे तो ये जैव उर्वरक का उत्पादन अपना खुद के घर में कर सकता है। तो उसके उत्पादन के लिए हम हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग जो है वो जो है खुद उत्पादन करता है और मदर कल्चर या मातृ कल्चर किसानों को प्रदाय करता है, एक न्यूनतम कीमत पे उसको प्रदाय करती है। इसके अलावा एक और सामान्य जो नील हरित काई का कल्चर मिलता है वो किसान या कोई भी जो खेती करता हो उपयोग कर सकता है। इसका उपयोग जो अनुसंधान करते हैं उन लोग भी अपने जो परीक्षण वाले स्थलों पे करते हैं, हमारे से लेते हैं। और इसका उपयोग करने का जो तरीका है मैं बताता हूँ। तो छत्तीसगढ़ में सामान्य रूप से धान दो तरह से लगाई जाती है, एक तो रोपा, दूसरा है बोता। जो बोता फसल में यहाँ पर क्या ब्यासी प्रचलित है, ब्यासी जो किया जाता है, ब्यासी करने के बाद या रोपा लगाने के बाद 7 दिन बाद हम इस कल्चर को उपयोग करते हैं। तो इसको क्या करते हैं, चूँकि काई है सूखी पपड़ी नुमा होता है, तो इसको थोड़ा सा टुकड़े में तोड़ के या पीस के इसको भुरभुरी मिट्टी के साथ, यदि भुरभुरी मिट्टी नहीं मिल रहा हो तो रेत के साथ मिला लिया जाता है। और करीब 4 किलो कल्चर जो सामान्य कल्चर है वो प्रति एकड़ के दर से हम खेत में भुरकते हैं, डालते हैं। और डालने के समय ये बात ध्यान में रखें कि पूरे जगह पे समान रूप से ये छिड़काव किया जाए। और एक चीज़ ध्यान में रखना आवश्यक है कि जब इसको डाला जाता है खेत में पानी का स्तर बना रहे, बिल्कुल पानी शून्य ना रहे, पानी कम से कम 4-5 सेंटीमीटर पानी रहे तो इसके वृद्धि के लिए उपयुक्त होगा। एक बात और ध्यान रखें कि जब इसको उपयोग कर रहे हैं इसके साथ कोई दूसरा उर्वरक मिला के ना कर दे, क्योंकि कभी कभी किसान भाई अज्ञानतावश क्या करते हैं कि दूसरे उर्वरकों के साथ मिला के भी डाल देते हैं, तो जो कि नुकसान है और इसका सही लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी डालें तो खेत में इसको अकेले डालें, या यदि जो दूसरा कोई उर्वरक डाल रहे हैं तो उसको 3-4 दिन के बाद डालें, एक साथ ना डालें, है ना। तो इस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। और जो मातृ कल्चर मिलता है, मदर कल्चर, उसका उपयोग किसान अपने घर में टंकी बना के पुनः नील हरित काई का उत्पादन के लिए कर सकते हैं। और कौन कौन से समय होता है धान का जब इसका उपयोग किया जा सकता है? अगर पहले नहीं किया गया हो और बाद में अगर इस तकनीक की जानकारी मिली हो तो क्या बाद में इसका उपयोग करके लाभ लिया जा सकता है? इसका सही समय तो आपको मैंने कह दिया कि 82 या रोपा के 7 दिन बाद। वो इसलिए है कि इसको खेत में फैलने के लिए भी समय लगता है, कम से कम 15, 17, 20 दिन लगता है। तब तक धान को नाइट्रोजन की जो आवश्यकता है उसके बाद जो है पूर्ति करने लगता है। तो यदि इसको बाद के स्थितियों में आप डालेंगे लाभ तो मिलेगा, लेकिन उतना लाभ नहीं मिलेगा जो अभी आरंभिक अवस्था में जो मैं बताया रोपाई के 7 दिन बाद डालने से होता है। होता क्या है, इससे मिट्टी को बहुत ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ, जैविक पदार्थ मिलता है, और ये जैविक पदार्थ से धीरे धीरे फसलों को पोषक तत्व मिलने लगता है। तो यदि आप इस अवस्था में डालेंगे तो धीरे धीरे पहले फैलेगा, फिर ये इस खेत में सड़ेगा, सड़ के फिर जैविक पदार्थ जो है खेत मिट्टी को देगा। इसलिए ज़रूरी है कि जिस समय मैं बताया उसी समय से डाला जाए। इसका उपयोग तो कर लिया जाए, लेकिन इसका लाभ क्या होता है? इसका लाभ होता क्या है और कैसे इसका लाभ अधिक से अधिक लिया जा सकता है? नील हरित काई जैसे कि मैं आपको बताया, न केवल नाइट्रोजन फसल को प्रदाय करता है, इसके अलावा बहुत सारे चीज़ें फसल को देता है। सबसे पहली बात है, जैसे हम गोबर खाद डालने से फसल को जैविक पदार्थ मिलता है, उसी तरह नील हरित काई को डालने से खेत में जैविक पदार्थ की मात्रा जो है बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। दूसरा चीज़ ये है कि नाइट्रोजन करीब 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर देती है। मतलब वो करीब 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन का मात्रा लगभग 60 किलोग्राम यूरिया के करीब आता है। और एक चीज़ जो महत्वपूर्ण मैं बताना चाहूँगा आपको, यह भी देखा गया कि जिन खेतों में नील हरित काई डाला जाता है वहाँ पर स्फुर की उपलब्धता बढ़ जाता है, क्योंकि ये जब सड़ता है तो खेत में तो कार्बनिक अम्ल कुछ उत्पादन करता है ये, और जो खेत में पड़े हुए अघुलनशील स्फुर को घुलने का काम करता है। इस तरह कुछ स्फुर का भी मात्रा खेतों में बढ़ता है। और इसको उपयोग करते समय एक बात ध्यान में रखें, जब इसकी वृद्धि हो जाए तो खेत के पानी को कम से कम 10-15 दिन तक खेत में रहना चाहिए, बहना नहीं चाहिए। जैसे कि मैं आपको बताया कि इससे करीब 25 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन मिलता है, और साथ साथ ये भी देखा जाता है करीब 10 से 15% उत्पादन जो है वो
बढ़ जाता है, धान का उत्पादन बढ़ जाता है। इससे किसानों के यदि 15% भी, ये क्या है, कम लागत वाली तकनीक है, इसका कीमत बहुत ही कम है, तो इस कम लागत को अपना के किसान जो है यदि 15% भी उत्पादन बढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा है। तो देखा किसान भाइयों आप लोगों ने कि किस तरह से नील हरित काई का उपयोग करके अपने खेतों में उर्वरक की क्षमता बढ़ाई जा सकती है और अधिक से अधिक उत्पादन लिया जा सकता है। साथ ही साथ ये तकनीक काफ़ी सस्ता और आसानी से उपलब्ध हो जाने वाला है। अभी और भी कई जानकारियां शेष हैं, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। पूरे राष्ट्र भर में राष्ट्रीय समाचार। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं आपके साथ, बढ़ते हैं अगली कड़ी की ओर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उसे कीट व रोगों से मुक्त रखना अत्यंत ही आवश्यक होता है। और मूंग की फसल में इस समय कुछ रस चूसक कीटों तथा पत्ते खाने वाली इल्ली एवं रोगों में पीला मोजैक रोग का प्रकोप देखने में आ रहा है। यदि आपने इन कीट व रोगों का समय रहते नियंत्रण नहीं किया तो आपकी फसल कमजोर हो जाएगी और आगे चलकर ऐसी फसल से आपको कम एवं निम्न गुणवत्ता युक्त उत्पादन की प्राप्ति होने से आर्थिक हानि का सामना करना पड़ेगा। हमारे एक किसान भाई ने भी मूंग की फसल लगा रखी है और उनकी फसल में कुछ इसी प्रकार की समस्या देखने में आ रही है। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से। अभी हमने जो है हमारे खेत में मूंग की बुआई की है। अभी वर्तमान परिस्थिति प्राकृतिक प्रकोप के रूप में मच्छर का अटैक बहुत ज़्यादा है। पीला मोजेक भी हल्का हल्का कहीं दिखाई दे रहा है। दवाई में क्योंकि मूंग की फसल हम लोगों के लिए नई है, इसमें कौन सी दवाई क्या कौन सी कब देना है, एक रासायनिक कृषि वैज्ञानिक सलाह देने के बाद ही हम उसका उपयोग कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, मूंग की फसल में लगने वाले इन कीट व रोगों का समन्वित नियंत्रण आप किस प्रकार से करें जिससे कि आपको अच्छे उत्पादन की प्राप्ति हो सके, इसकी समस्त जानकारी के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं कृषि विज्ञान केंद्र हरदा के विषय विशेषज्ञ। इस बार मूंग का रकबा बढ़ा है क्योंकि हमारी सोयाबीन बोने में थोड़ा लेट हो गए थे मानसून की वजह से। तो हमारे किसान भाइयों ने मूंग की फसल अच्छे स्तर पर लगाई हुई है। फसल वर्तमान में बहुत अच्छी है और अच्छी बढ़वार पकड़ चुकी है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन फिर भी जैसा मौसम के हिसाब से या परिस्थिति के हिसाब से कुछ समस्याएं जैसे आती हैं, तो उसके लिए मैं बता सकता हूं। जैसे पीला मोजेक है, ये आ सकता है। ये हमारा सफ़ेद मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है क्योंकि ये वायरस जनित रोग होता है। और सफ़ेद मक्खी क्या करती है कि जो एक पौधा होता है, रोग ग्रसित पौधा होता है, उसका रस चूसती है और वहीं उड़कर अन्य स्वस्थ पौधों पर बैठती है। तो ये सफ़ेद मक्खी दिन में ऐसे दसियों 100 200 400 जितने पौधों पर बैठेगी, उन सभी में ये इन्फेक्शन फैला देती है। तो वायरस धीरे धीरे पूरे खेत में फैल जाता है। तो हमारी यही समेशन है कि हमारे किसान भाई मूंग की फसल की बराबर निगरानी रखते रहें, जिससे ये पता लगे कि यदि पीला मोजेक का एक भी पौधा दिखता है तो सर्वप्रथम उसको तत्काल उखाड़ लें और उखाड़ के उसको कहीं दबा दें ज़मीन में, जिससे कि वो आगे न बढ़ पाए, इससे रुक जाएगी। यदि वो हमारे ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है तो उसमें कुछ दवाएं हैं जो हमारी रस चूसक कीड़े, साथ ही साथ माहू है या फुदके हैं, सफ़ेद मच्छर है, जो भी रस चूसक कीड़े होंगे खेत के अंदर, उन सबको मारने में प्रभावी रहेंगी। ऐसी दवाइयों का भी हमको उपयोग कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, जिसमें पहली दवाई थायोमेथाक्जाम 25 WG है और इमिडाक्लोप्रिड है, एसिटामाप्रिड है। इस तरह की जो रस चूसक कीड़ों की दवाइयाँ हैं, इसका स्प्रे हम जो है 40 से 50 ml दवा प्रति एकड़ के हिसाब से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर हमारे किसान भाई छिड़काव कर देंगे, तो इस तरह की समस्याओं से निजात मिल जाएगी। साथ ही साथ यदि इल्ली वगैरह कोई दिखती है तो इल्ली, ये तंबाकू की इल्ली है, तो जो उसके लिए कुछ प्रभावी दवाइयां हैं, जैसे प्रोफेनोफास है, 500 से 600 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप उपयोग करवा सकते हैं। तो इस तरह के यदि स्प्रे कर देते हैं तो हमारी फसल सुरक्षित रहेगी और कोई दिक्कत नहीं जाएगी। साथ ही साथ अभी ये है कि हमारी फसल अच्छी लगी हुई है, लेकिन उसकी निरंतर निगरानी रखने की ज़रूरत है। जब भी हमको कोई उसमें इल्ली या इस तरह का कोई
कोई अटैक दिखता है या कोई कीड़ा दिखता है तो उसको हम पहचानें और उसके अनुरूप हम दवाई का स्प्रे करवाएंगे तो हमारी फसल अच्छी रहेगी और अच्छा उत्पादन प्राप्त करेंगे। तिलहनी फसलों के अंतर्गत मूंगफली की खेती हमारे राज्य के सभी क्षेत्रों में की जाती है और इस फसल से अच्छी उपज लेने के लिए कुछ शस्य क्रियाओं जैसे खरपतवार प्रबंधन, उर्वरक एवं पौध संरक्षण आदि को अमल में लाना आवश्यक होता है। लेकिन प्रायः देखने में आता है कि हमारे किसान भाई इन कार्यों को सही समय व सही तरीके से नहीं करते हैं। फलस्वरूप खेत में खरपतवारों की अधिकता, कीट एवं रोग व्याधियों का प्रकोप देखा जाता है, जो कि आगे चलकर कम एवं निम्न गुणवत्ता युक्त उपज का कारण बनते हैं। हमारे रिपोर्टर ने भ्रमण के दौरान कृषक से संपर्क किया जिन्होंने मूंगफली की फसल लगा रखी है। तो आइए मिलते हैं उन्हीं से और जानते हैं उनके अनुभवों को। हम फली की फसल बहुत साल से ले रहे हैं। मूंगफली इसमें ग्रोथ तो अच्छी होती है, पौधा अच्छा बढ़ जाता है, लेकिन फली लग नहीं पाती, बहुत कम होती है। इसमें रोगों से कैसे बचे और कैसी अच्छी फसल हो, खाद का क्या है और क्या हमारी गलती हो रही है, ये अगर बताए वैज्ञानिक लोग तो हमारे ऊपर बहुत मेहरबानी होगी। अतः किसान भाइयों विस्तृत जानकारी प्राप्त करते हैं कार्यक्रम के इस अंश के माध्यम से। तो मूंगफली के अच्छे उत्पादन के लिए कुछ बिंदु हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है ताकि उत्पादन हमें भरपूर मिले। तो किसान भाई, ये खरीफ ऋतु की जो आपकी मूंगफली की फसल है और पहले तो काफ़ी बारिश हुई, 1-1.5 महीने आपने देखा, जिसमें फोटोसिंथेसिस का जो पीरियड था वो भी रिड्यूस हो गया है। तो इस समय जो आपको मुख्य चीज़ें हैं वो ये करनी है कि बारिश अभी नहीं हो पा रही और सिंचाई की आवश्यकता समझ में आ रही है, तो इस समय सिंचाई भी कर लें। क्योंकि क्या होता है कि जो मूंगफली के कैप्सूल बनना है इसी समय शुरू होते हैं। छोटी छोटी अवस्था में एक धागे की समान संरचना निकलती है जो भूमि में इंसर्ट कर जाती है, प्रवेश कर जाती है और यही बड़े होकर के मूंगफली के रूप में परिवर्तित होती है। तो अगर इस समय आपने सावधानी बरती तो मूंगफली का जो आकार है वो अच्छा बनेगा और अल्टीमेटली आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। और जहाँ तक बात रही पोषक तत्व प्रबंधन की, मार्केट में आपको डिफरेंट टाइप के माइक्रोन्यूट्रिएंट के तत्व के जो है पैकेट उपलब्ध हैं, विभिन्न कंपनियां बनाती हैं, तो उनका उपयोग करें। जैसे उसमें कापर है, आयरन है और स्पेशली जिंक है, मोलिब्डेनम है। मोलिब्डेनम मैं कहना चाहूँगा कि मोलिब्डेनम एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है जो गांठ को बनाने में मदद करता है, जिससे नाइट्रोजन फिक्सेशन भी प्रॉपरली होता रहे। तो ये सारे तत्वों को देने के लिए किसान भाई इन तत्वों का जो मार्केट में प्रचलन है तो उनको खरीद करके और इसको ज़रूर स्प्रे करें ताकि फसल आपकी अच्छी हो और उपज अच्छी आ सके। कहीं कहीं पर मूंगफली में आपके पत्तों में धब्बे टाइप के नज़र आने लगे होंगे और टिक्का रोग संभावना ज़्यादा आ जाती है। तो इस समय क्या करें कि जैसे इस तरह के जो रोग होंगे उनके लिए सल्फर युक्त जैसे सल्फेक्स डाइथेनियम 45 वगैरह है, इनकी 2 ग्राम मात्रा पर लीटर में घोल करके इसका छिड़काव कर सकते हैं। और कुछ बैक्टीरियल डिजीज़ भी रहती हैं, उनके कंट्रोल के लिए आप स्ट्रेप्टोमाइसिन, सल्फेक्स है, इनका इस्तेमाल करके इससे निजात पा सकते हैं। मूंगफली की फसल में रस चूसक कीट जैसे माहू, फुदका, थ्रिप्स आदि का प्रकोप होता है। ये कीट पौधों का रस चूस कर उन्हें नुकसान पहुंचाते हैं। मूंगफली की फसल में लगने वाला तीसरा कीट है सफेद सूंडी या व्हाइट ग्रव। इस कीट का प्रकोप मूंगफली की फसल में मध्य जुलाई से सितंबर तक ज्यादा देखा गया है। यह कीट फसल की प्रारंभिक अवस्था में पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके फलस्वरूप पौधे सूख जाते हैं। इसी में तीसरा कीट है विहार रोमिल सूंडी। यह कीट मध्यम आकार का होता है, जिसके पंखों पर काले धब्बे होते हैं। इसकी सूंडी नारंगी रंग की होती है। यह पत्ती की ऊपरी सतह को खा जाता है, जिससे पौधों की भोजन बनाने की क्रिया बाधित होती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं इन उपरोक्त कीटों के समेकित नियंत्रण की। कीटों के प्रकोप की प्रारंभिक अवस्था में नीम आधारित दवा का 5% घोल बनाकर छिड़काव 7-7 दिनों के अंतर पर करें। इसके अतिरिक्त NPV 250,
LE का 15 दिन के अंतराल से छिड़काव करें। इससे फली छेदक व पत्ती भक्षक कीटों का नियंत्रण किया जा सकता है। खेत में फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करें। रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए चिपचिपे प्रपंच का प्रयोग करें। इतने उपाय करने के बाद भी यदि कीटों का प्रकोप यदि आर्थिक क्षति स्तर को पार कर जाता है, तब रासायनिक नियंत्रण का प्रयोग करें, जिसमें रस चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। प्रौढ़ सुंडियों को खत्म करने के लिए मेटासिस्टॉक्स 25 EC की 1 लीटर मात्रा 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। विहार रोमिल सुंडी के कीट के नियंत्रण के लिए पैराथियान 500 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव भी प्रभावशाली होता है। किसान भाइयों, इन बताई गई बातों को अमल मिलाकर यदि आप इन कीटों का समेकित प्रबंधन करते हैं तो निश्चित ही आपको इस फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। अभी और भी कई जानकारियां शेष हैं, लेकिन इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा विराम। उम्मीद को उड़ान देना हमारा मकसद, क्योंकि उम्मीद मतलब ETV न्यूज। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं आपके साथ। बढ़ते हैं अगली कड़ी की ओर। चलिए अब रुख करते हैं आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों के जवाबों की ओर। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सिरौंजा, जिला विदिशा के कृषक भूपेंद्र सिंह गौड़ ने। इनके पास आम का उद्यान है और यह आम में एकांतर फलन की समस्या के समाधान पर जानकारी चाहते हैं। तो भूपेंद्र जी, आपकी जानकारी हेतु देखिए कार्यक्रम का यह अंश। इस क्रम में हम सबसे पहले बताना चाहेंगे कि जो आम की प्रजातियां हैं, मुख्य प्रजातियां हैं, और नॉर्थ इंडिया में जो हम उत्तरी भारत में जो आम उगाते हैं उसमें यह समस्या है कि एक साल फल आई, एक साल फल नहीं आती। तो जिस टहनी पर एक साल फल लग जाएगा, दूसरे साल उस टहनी पे फल नहीं आता है। जबकि साउथ इंडिया में, दक्षिणी भारत में फल हर साल आता है, क्योंकि वहाँ ठंड का टाइम नहीं होता है और जो शाखाओं की बढ़वार है वो पूरे साल होती रहती है। अब हम आपको बताएं कि उत्तरी भारत में इसके लिए क्या करें, ऐसा क्या करें कि फल हर साल आए। सबसे पहले अगर आम से हर साल फल लेना है तो आम जैसे ही हार्वेस्ट हो जाता है, आम की जब हम फल की तुड़ाई कर लेते हैं तो तुड़ाई के तुरंत उपरांत पौधे की छटाई बहुत ही ज़रूरी है। और जब पौधे की छटाई हो जाती है तो उसमें मुख्य रूप से ये आपको देखना है, ध्यान देना है कि जिस टहनी में, जिस शाखा में फल आया हुआ था इस साल, उस टहनी को अवश्य छांटना है। ऊपर की तरफ से कम 10 से 15 सेंटीमीटर नीचे की तरफ लेते हुए उस शाखा को काट के निकाल देना चाहिए। तो यह काम फल तोड़ने के तुरंत बाद। इसके बाद दूसरी बात जो आती है वो कलतार डालने की बात आती है। एक दवाई ये होती है जिसको हम बोलते हैं ग्रोथ रिटार्डेंट, और उसका केमिकल नेम होता है पैक्लोबिट्राजोल। तो इसके लिए जो पहली जो सीढ़ी थी वो मैंने बताया कि पहले पौधे की छटाई करनी है। छटाई के तुरंत बाद ये इस ग्रोथ रिटार्डेंट का प्रयोग करना है। इसका प्रयोग सितंबर माह में अवश्य कर देना चाहिए, क्योंकि जो फ्रूट बड डिफरेंशिएशन का टाइम होता है आम में वो अक्टूबर नवंबर में, सितंबर से स्टार्ट हो जाता है, अक्टूबर नवंबर तक चलता रहता है। इसका प्रयोग सितंबर माह में 4 ml प्रति लीटर कैनापी के हिसाब से, तो जो कलतार दवाई है उसका 4 ml प्रति लीटर के हिसाब से प्रति पेड़ देना होता है। अब 4 ml प्रति लीटर का मतलब ये है मिक्स करके तो देंगे प्रति पेड़, लेकिन अगर उसकी फैलाव 1 मीटर है, एक कैनापी का फैलाव 1 मीटर है, अगर मान लीजिए कैनापी का फैलाव 2 मीटर है तो ये 8 ml प्रति पेड़ हो जाएगा। अगर कैनापी का फैलाव 3 मीटर है तो ये 4×3=12 ml प्रति लीटर हो जाएगा। और इस दवा को पानी में मिला करके पेड़ के नीचे एक गोल नाली, छोटी सी गोल नाली खोलते हैं और उस गोल नाली में इस दवा को हम प्रयोग कर देते हैं। गोल नाली जब आप किसान भाई खोदेंगे तो पाएंगे कि ये जो जड़ें यहाँ दिखेंगी, छोटी छोटी जड़ें सब यहाँ दिखेंगी। तो जो फीडर रूट्स हैं वो यहाँ भी पाई जाती हैं, जड़ें यहाँ भी पाई जाती हैं। और हमारा ये एम होता है कि इसके मुख्य तना के पास ये दवाई का प्रयोग कर दें और ये जड़ें फिर इसको चूस लेंगी और फिर ये पेड़ में ऊपर की तरफ चला जाता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। अब मैं किसान भाइयों को बताऊंगा कि जैसे ये सोल्यूशन बना करके किस तरह से प्रयोग करें। तो सोल्यूशन बन चुका है, जो हमने रेट बताया आपको
कि 4 मिलीलीटर प्रति लीटर में मिला करके, अगर पेड़ का फैलाव 1 मीटर है तो 4 मिलीलीटर 1 लीटर पानी के हिसाब से हम मिलाते हैं। 4 मिलीलीटर दवा का प्रयोग होना आवश्यक है। पानी की मात्रा ज़्यादा हो सकती है। हमने बताया कि पेड़ की कैनापी फैलाव अगर 1 मीटर है तो 4 ml दवा इसमें पड़नी चाहिए। अब उस 4 ml दवा को 1 बाल्टी पानी में मिला के आप डाल दें, 10 लीटर पानी, 15 लीटर पानी या 20 लीटर पानी में मिला करके पेड़ के नीचे टोटल 4 ml दवा ये जानी चाहिए। पेड़ का फैलाव ज़्यादा है, दवा की मात्रा बढ़ती जाएगी। अगर पेड़ बहुत बड़ा है तो इसके लिए जो फुली ग्रोन अप ट्री है, पेड़ है, उसमें 20 से 25 ml इस दवा का हम प्रयोग करते हैं। अब इस दवा का सलूशन हम घोल बना लेंगे और घोल बनाने के बाद इन जड़ों के चारों तरफ, जो पेड़ के चारों तरफ इस तरह दवा का हम प्रयोग करेंगे। तो टोटल जो आपने दवा का घोल बनाया है 15 से 20 लीटर पानी में पेड़ के चारों तरफ ये इस तरह से डालते जाएं, इसको अच्छी तरह भर दें। इस दवा के प्रयोग के बाद हम किसान भाई को ये भी बताना चाहेंगे कि दवा प्रयोग करने के बाद यहाँ नमी बरकरार रहनी चाहिए। तो किसान भाई दवा प्रयोग करने के बाद हफ्ते में एक बार कम से कम इसमें 2 बाल्टी पानी का प्रयोग अवश्य कर दें, जिससे नमी बनी रहेगी और दवा का जो इसमें दवा यहाँ से नीचे से मिट्टी में जो जड़ें चूस लेंगी, चूसने के बाद ये पेड़ में चली जाएंगी और अपना काम जा कर के वहाँ पर जो नई शाखाएँ आ रही हैं वहाँ पर इनका जो है प्रभाव होगा और वो शाखाएं जल्दी मैच्योर हो जाएंगी। इस तरह से हर साल फल आने में ये दवा सहायक होती है। इसमें जो हमारे पंतनगर विश्वविद्यालय में रिसर्च करके देखा गया है, इसमें आप जो मैंने पूरी डोज बताई, इसकी पूरी मात्रा पहले साल पूरी मात्रा देंगे, दूसरे साल इसका हाफ डोज कर देंगे, तीसरे साल इसका 3/4 कर देंगे, चौथे साल आप नहीं डालेंगे, फिर 5वें साल से पूरी मात्रा और उसके बाद हाफ, फिर उसके बाद 3/4 और फिर उसके बाद 0। आइए अब देखते हैं राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं एग्रीनेट द्वारा भेजे गए प्रदेश के विभिन्न कृषि उत्पाद के भाव। किसान भाइयों, अगर आप हमसे कृषि से संबंधित सुझाव या समस्या के समाधान हेतु संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें इस पते पर पत्र लिखें। किसान भाइयों, आज के अन्नदाता कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर हम हाजिर होंगे नई रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए अन्नदाता की पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार। प्रोड्यूसर अन्नदाता, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। यहाँ में मेल करें annadatamp@etv.co.in या निशुल्क फोन संपर्क सेवा 180042540885 पर सोमवार से शनिवार दोपहर 12 से 1 बजे तक संपर्क करें।